सकें कि आपका रुझान किस तरफ है। जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम मेंबर्स को खुशामदीद यहाँ पर, और जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनका भी शुक्रिया कि वो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। हम इस वक़्त बात कर रहे थे कि जो वर्कबुक्स हैं उसमें जो चीज़ें आप लोगों को अगर लग रहा है कि कुछ मुश्किल है तो वो आप हमें निशानदही करें, क्योंकि ये अल्फ़ा टेस्टिंग है, यानी फर्स्ट स्टेप है। दूसरा ये कि अभी हमारे एक मोअज़्ज़ज़ पार्टिसिपेंट ने पूछा कि हम कौन-सी चीज़ शुरू कर सकते हैं? तो उसका जवाब मैं ये दे रही हूँ कि आपके जो भी रुझानात हैं, वो कोई प्रोडक्ट हो सकती है, वो कोई सर्विस हो सकती है। तो आप अपना रुझान और अपना इंटरेस्ट देखेंगे तो उसमें आपको वक़्त लगाना भी अच्छा लगेगा, और उसमें ज़्यादा तनदेही के साथ आप काम कर सकेंगे, फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, क्योंकि आपका जो वो सत्य निगाह है वो क्लियर होगी, यानी विज़न आपका क्लियर होगा कि ये काम की है और किस तरह काम की है लोगों की। मज़ीद इस सिलसिले में कोई और सवालात हों शुरू करने से पहले, इससे पहले कि ग़ज़ाला जी शुरू करें, आप हमसे थैंक यू मैडम। सवालात कर बाकी सकते हैं। ज़िंदगी मैडम नाम है चैलेंजेस का, तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं ज़िंदगी में। लाइफ में जी, ये जी, आते रहते हैं बिल्कुल। ये हर किसी के लिए चैलेंजेस है। बिल्कुल। थैंक यू मैडम। यू वेलकम। तो कभी भी कोई सवाल हो, फ़ील फ्री, क्योंकि आपके सवाल से दूसरों को भी हेल्प होगी। बाज़ औक़ात लोग झिझक जाते हैं, शर्मा जाते हैं, लेकिन सवाल नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? अगर किसी पार्टिसिपेंट को कन्फ्यूजन होती है कि बोलने में, कोई बात करने में, तो वो मैं मैसेज के ज़रिए बात कर सकते हैं, मैसेज कर दें। अपना जी, क्वेश्चन उसमें जो भी है वो उसमें रेज़ कर दें, उसमें पुट कर दें। बिल्कुल, बिल्कुल। चैट में कर दें, ग्रुप चैट में में कर कर दें, दें, ज़ूम में तो कर दें, बिल्कुल। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। जी, और किसी का कोई सवाल है? नहीं तो फिर हम शुरू करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम अभी अस्सलाम। जिस आप लोगों ने जैसे इसमें लिखा था ना कि मैंने सॉरी मैं वो तो नहीं कर सकी थी वर्कबुक। नहीं, नहीं, नहीं। ठीक है, नो हाँ, इश्यूज़। जी, जी, कहिए। लेकिन ये है कि जैसे अब सबसे बड़ी बात इन्वेस्टमेंट की आती है। मैंने जैसे 1-2 लोगों से बात की कि क्या नाम अपना बिज़नेस का ये करें या इस तरह करें, आप कुछ शुरू करें, तो बेसिक जो स्टार्ट में मसला हो जाता है कि पैसे तो है ही नहीं, कैसे करें? इसका ठीक है, मतलब क्या रेज़ोल्यूशन होता है? इवन फॉर मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिहाज से भी बोलूँ, तो लोगों को यही होता है कि हम ओके। एड्स ना चलाएँ, हम लोग वैसे ही मैं सिर्फ़ ऑर्गेनिक, अरे और वाह! ऐसा मैं पिछले 10 साल से कर रही हूँ। फिर उससे क्या हो, जैसे मैं तो अभी जैसे मैंने ऑर्गेनिक शुरू भी की है, तो हुँ। जब तक आप पेड ना करें आपके तो बंदे बढ़ते ही नहीं है, तो कैसे फिर? मेरे तो इसी से बढ़ते हैं, मेरे तो इसी से। हाँ, अच्छा तो वो जवेरिया, मैं इसमें भी ऐड करना चाहूंगी। देखें, जी, प्लीज़। वर्ड ऑफ माउथ जो होता है उसका असर बहुत होता है। ठीक है। अब फर्ज करें आप मार्केट में जाती हैं, शॉप में, वहां पे सेल्स वुमेन खड़ी होती है और वो आपको कहेगी ना, अब आपको चीजें दो लेनी है लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें कौन सा लेनी। तो वो हुँ, सेल्स वुमेन कहती है, मैडम ये वाली लें, ये नई प्रोडक्ट आई है, बट जितने भी लोग लेके गए उनके रिव्यूज बहुत अच्छे आए हैं। तो मैं उसको कहूंगी कि गारंटी से दे रही हूँ, मैं वापस ले आऊंगी। तो नहीं नहीं, 100% गारंटी से हमें इसका पॉजिटिव रिव्यू आया। तो अगर वर्ड ऑफ माउथ ना हो, ऑर्गेनिक मार्केटिंग होगी ना, हो सकता है उसको इसके पैसे मिले हो, बट शी इज टेलिंग बिल्कुल, यू विद द कॉन्फिडेंस कि ये चीज आपको सूट करेगी, और बिल्कुल सूट करेगी। हो सकता है वो ना करे, लेकिन आपने वो चीज ले ली क्योंकि आप परसुएड होगी ना उसकी बात से, आप इन्फ्लुएंस होगी। तो हम मोस्टली हुँ, अपनी जो शॉपिंग करते हैं या कोई डिसीजन करते हैं, हमारा इमोशनल डिसीजन ज्यादा होते हैं, जो हमारे दिल को लगते हैं। दिमाग को लगने वाली चीजें हम बहुत कम खरीदते हैं। मार्केट हम जाएंगे, अगर हमें कपड़ा नहीं भी चाहिए बट आपकी आंखों को अच्छा लगा और इवन आपको उसकी चल जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप थोड़ा बार्गेन करते हैं और आपको वो सही लग रहा होता है, तो आप कहते हैं चलो काम आ जाएगा, रख लेते हैं। सो मोस्ट ऑफ 90% ऑफ हमारी शॉपिंग जो होती है वो इमोशनल होती है, ऑन बेस्ड ऑन आवर इमोशंस होती है। तो अगर आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट कर रहे होते हैं, देन दे विल फील कनेक्टेड विद यू, और वो आपसे चीज खरीदेंगे कि हाँ ये मेरे ही बात हो रही है और मेरे बारे में हो रही है और मेरे ही मसले के बारे में हो रही है, और उसके लिए यू नीड पैशन। अब
पैशन तभी आता है जब आप दिल से उस काम को कर रहे होते हैं, और जो आपका दिल के बहुत करीब होता है, जिसको आपने बहुत अच्छे से नर्चर किया होता है। सो जस्ट ये कि किसी चीज का भी बस बिजनेस शुरू कर दें, पैसे आना शुरू हो जाए, क्योंकि हम इतने अरसे से कह रहे हैं, हमारा भी एक्सपीरियंस है कि जब आप when you work only for money, तो वो फील नहीं क्रिएट होती, क्योंकि आपको एक एग्रेसिवनेस होती है अंदर, और एक भूख सी होती है, हंगर की, यार पैसे आ जाएं, प्रॉफिट नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा। बट व्हेन यू आर वर्किंग विद अ पैशन, आप होते हैं कि भाई चीज मेरी खालिस है, अच्छी है, मैंने इसको जांचा और परखा हुआ है, और ये बहुत वैलिड है, तो और मेरा काम है लोगों को इसका फायदा देना, क्योंकि ये वाकई ही फायदामंद है। सो जब उसमें सोशल नेटवर्किंग और सोशली जब आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ज्यादा उसका असर रहता है कि आप ह्यूमन टू ह्यूमन कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, ठीक। सो दैट्स वाई सही बात। ऑर्गेनिक मार्केटिंग, और देन फिर वर्ड ऑफ माउथ, फिर रेफरेंसेस, जब आप एक दो तीन और आप रिकमेंडेशंस लेते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स आती हैं और लोग रिकमेंड करते हैं, ऑडियो आती हैं, देन पीपल मोर कम टूवर्ड दैट। सो आई थिंक ये ज्यादा राज है। क्या कहती हैं आप शीन इसके बारे में? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सो शुरू में आप बिल्कुल ऑर्गेनिक की तरफ आए, और जब आपको लगे कि नाउ यू कैन इन्वेस्ट, तो वैसे भी वो नाम आपका इतना चल चुका होता है कि फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब वो कहते हैं ना, नाम ही काफी है। बहुत से इश्तिहारों में ऐसा होता है, यू नो, हाँ हाँ कि बस नाम लो, नाम ही का, अच्छा इस चीज का है तो ठीक है, बंद आंखों से। अगर वो नई चीज भी लेके आते हैं तो वेल एंड गुड। अब जैसे शीरिंग के साथ 10 साल से लोग कनेक्टेड हैं, या मेरे साथ कुछ अरसे से, तो अगर आप नई चीज लेके मैं आती हूँ और उनको कहती हूँ कि दिस सर्विस इज फॉर यू, तो वो जरूर ट्राई करेंगे उसको। और अगर हम जैसे अभी फ्री में हम ये दे रहे हैं, अब आप इसको लेते हैं और आपको लगता है कि या दिस इज अ वर्दी थिंग, सो अगर हम आप उसका पेड वर्जन लेके आते हैं, तो जाहिर है ये एक अल्फा टेस्टिंग है। तो अगर आपको इसमें कोई वैल्यू नजर आएगी, तो आप कहेंगे कि हाँ, आई हैव टू इन्वेस्ट इन दैट, और मुझे इस पे काम करना है, मजीद डीप काम करना है। सो यही एक तरीका कार है। चूंकि आज हमारा तीसरा हफ्ता है, हम आइडियाज अपने क्लियर कर चुके हैं, विजन हमारा क्या है वो हमारी क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज कहाँ से कैसे क्रिएट होंगी, उस पे हमने पिछले हफ्ते काम किया था, और प्लानिंग और डेवलपमेंट, बिजनेस के स्ट्रेटेजिक प्लान किस तरह बनाते हैं। आज हम थोड़ा गोल नंबर 3 और 4, रोड मैपिंग के, वेल डिफाइंड टाइमलाइन और रोड मैप्स कैसे हमारे बनेंगे, और उसके लिए छोटे छोटे बेबी स्टेप लेके हम कैसे आगे बढ़ेंगे। जी, लेट मी स्टार्ट। ये बिजनेस मॉडल है, ये ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। जी, 5 की स्टेप। अब ये कस्टमर जर्नी मैपिंग है, ठीक है। यानी कि आपका जो क्लाइंट है उसके सफर की आप मैपिंग कर रहे हैं, आपका एक अपना स्ट्रेटेजिक प्लान आपके बिजनेस के लिए। अब इसमें ये याद रखिएगा कि आपको 3 पर्सपेक्टिव से डिफरेंट मैप्स बनानी पड़ेंगी। एक तो आपके अपने प्रोडक्ट के लिए है ना, कि आप अपने प्रोडक्ट को अगले 4-5 साल में कहाँ देखते हैं और किस तरह देखते हैं, उसकी क्या जर्नी है और उसका क्या सफर है। द सेकेंड इज आपके साथ जो आपका कस्टमर जुड़ा हुआ है, जो क्लाइंट जुड़ा हुआ है, और आप चाहते हैं कि वो लॉयल क्लाइंट बने, वो आपको सब्सक्राइब करे और आपको दूसरों को भी रेफर करे, रेफरल्स दे, और आपके अगर कोई और चीज भी कोई खरीदना चाहे तो आपका नाम दे कि नहीं, ये प्रोडक्ट लो, दिस विल बी द गुड। तो उसके लिए 5 मेजर स्टेप्स जो हैं वो क्या है, ठीक है, कस्टमर की जर्नी की मैपिंग। नंबर फर्स्ट है अलाइज एंड एस्पिरेशन। डिफाइन द स्कोप एंड गोल, एजुकेट एंड एंगेज स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन है? स्टेक होल्डर्स वो हैं जो कि आपके बिजनेस में हिस्सा रखते हैं। सो आपका क्लाइंट आपका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, ठीक है। वो इन्वेस्ट करेगा आपके बिजनेस में, आपकी प्रोडक्ट खरीदेगा तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। सो स्टेक होल्डर को आपने ज्यादा वो देना है कि आपका क्लाइंट, कस्टमर आपसे क्या डिमांड करता है, उसकी नीड्स क्या हैं आपकी, अगर आप कोई प्रोडक्ट भी दे रहे हैं या आप कोई सर्विस दे रहे हैं। सेकेंड स्टेप जो है वो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन है। गैदर एग्जिस्टिंग रिसर्च। एक क्वेश्चन है यार, जैसे आप के एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, आपने कोई प्रोडक्ट बेचा,
ठीक है, उन्होंने यूज किया, आप महीने बाद उनको एक फॉर्म बना के भेजें और सवालात पूछें उनसे कि आपने ये प्रोडक्ट खरीदा, इसका क्या असर हुआ, क्या आपको पसंद आया, क्या आप ये अपने दोस्तों या फैमिली को रिकमेंड करेंगे, और अगर करेंगे तो क्यों करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो क्या रीजंस थी। तो उससे आपको शॉर्टफॉल्स का पता चल जाएगा आपके प्रोडक्ट में। वो नहीं रिकमेंड करेंगे, उसकी वजह क्या हुई, उसके क्या कोई साइड इफेक्ट्स थे या उसको नहीं फील हुआ। इससे आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो उस कस्टमर के लिए आप सेकंड ऑफर ला सकते हैं कि बोनस में या एज ए गिफ्ट, जैसे कोई चीज खराब आ जाती है और आप नहीं चाहते कि आपका कस्टमर या क्लाइंट जो है वो नाराज हो, तो उसको आप परसू करने के लिए एक एक्स्ट्रा बोनस दे देते हैं ताकि वो वापस आपके पास आए और कहीं और ना जाए, ठीक है। और अगर वो आपको कुछ फीडबैक्स देता है तो उससे आपकी प्रोडक्ट मजीद अच्छी होगी। और क्या करें, इंटरनल स्टेक होल्डर्स के इंटरव्यूज लें। देन नंबर थर्ड है assumptions और formulations. Synthesize internal insight and create a draft framework, ठीक है। अब जब स्टेप 1-2 हो जाएगा तो उसका आपको आगे फिर फ्रेमवर्क एक बनाना है, एक पेपर पे कि भाई ये हमने सवालों जवाब किए, हमारे प्रोडक्ट के बारे में इतने लोगों ने इस्तेमाल किया, उसका ये रिजल्ट आया। अगर उसका प्लस पॉइंट ज्यादा आए या माइनस में ज्यादा आए, अगर माइनस में आए तो इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्या इसमें मजीद प्रोडक्ट को अच्छा करना है या उसकी अपीयरेंस को अच्छी करनी है या सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना ज्यादा जरूरी है लोगों के साथ, या आउट ऑफ द इंटरनेट बाहर अगर मार्केट में आपकी प्रोडक्ट जा रही है स्टोर्स वगैरह पे, तो वहां कैसे कम्युनिकेट करना है और बात करना है। एंड इसके बाद स्टेप नंबर 4 एक्सटर्नल रिसर्च। एक तो होगी ना इंटरनल इन्वेस्टिगेशन, एक्सटर्नल यूज द ड्राफ्ट फ्रेमवर्क टू शेप एक्सटर्नल रिसर्च, ठीक है। परफॉर्म क्वालिटेटिव प्राइमरी रिसर्च, यानी क्वालिटेटिव का मतलब है कि आप इंटरव्यूज क्वेश्चन आंसर करें और इंटरनली भी आपने किया अपने स्टाफ से भी, और क्लाइंट और एक्सटर्नली क्लाइंट से, फिर जिन लोगों के पास आपकी प्रोडक्ट जाती है, और अगर फर्ज करें वो आप बल्क में देते हैं, कोई शैम्पू है, कोई तेल है या बेकरी का कोई स्टफ है, तो वो उन जिनके पास स्टोर करते हैं तो उनकी उनकी क्या इस पे रिमार्क्स हैं कि लोग आके क्या कहते हैं। देन नंबर 5 नरेटिव विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है तसव्वुर करना, उसके बारे में सोचना कि हकीकत में ये चीज कैसे होगी। सो कलेक्टिवली जब आप मैप बना लेते हैं तो उसको विजुअलाइज कीजिए, देखिए, सोचिए उसके बारे में, एंड शेयर द स्टोरी ऑफ रिसर्च। रिसर्च मतलब जो आपने रिसर्च की, आपने जो कस्टमर से, क्लाइंट से, स्टोरी टेलिंग जो है वो भी एक आर्ट है। अपने बिजनेस के बारे में कहानी बताना लोगों को कि आपने कैसे स्टार्ट किया, आपने कैसे कामयाब किया, आपने कैसे क्लाइंट से कनेक्ट किया। लोग ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन को पसंद करते हैं। सो यूज इट एज ए ड्राइव चेंज। ड्राइव चेंज का मतलब है इसको ऐसे एक जिस तरह कोई ड्राइव चल जाती है ना कि भाई ये ड्राइव चली हुई है, एक मुहिम चली हुई है, और उसको एक मुहिम के तौर पे बनाए। जैसे सोशल मीडिया पे भी आपने देखा कंपेन्स होती हैं या टीवी पे एड्स चलते हैं और एक ड्राइव चल रही होती है, तो इस तरह का इसको कीजिए। तो स्टोरी टेलिंग में खुद को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपने बारे में बताएं, अपने जो आपके सक्सेसेस हैं, आपके प्रोडक्ट हैं, आपने स्टार्ट कैसे किया, आपके अप्स एंड डाउन्स क्या है, उसके बारे में बात कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि ये हकीकत है और ये सामने जो बंदा है वो रियलिटी है, और उसकी कामयाबी भी जो है वो भी रियलिटी है, सिर्फ इश्तेहारबाजी नहीं है। ठीक। गजाला जी, उम्मे ऐमन को म्यूट कर दीजिए प्लीज। जी जी, ठीक। देन स्ट्रेटेजिक प्लान डेवलपमेंट में हम पहले भी बात कर चुके थे लेकिन अगेन इट्स अबाउट environmental and internal assessments and then strategic definition and implementation, यानी इंडस्ट्री के जो डायनामिक्स होते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें सवाल है कि व्हाट आर द मेजर चेंजेस इन द इंडस्ट्री डायनामिक्स एंड रिजल्टिंग अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क। यानी कि वक्त के साथ, साल 2 साल फर्ज कर करें, अगर आप 5 साल की मैपिंग कर रहे हैं और आपका 3 साल हो चुके हैं या 1 साल हो चुका है, पहला साल है बिजनेस का, सो आप
देखें कि वक्त के साथ साथ क्या इनोवेशन आ रही है, क्या तब्दीली आ रही है, ट्रेंड क्या आ रहा है। जैसे कपड़ों में लाइक्स, खाने पीने में ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं, कपड़ों में क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, लोग कलर्स कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, या मेंटल हेल्थ की तरफ ज्यादा मुतवज्जो हैं या फिजिकल हेल्थ की तरफ मुतवज्जो हैं, या लोग कुछ एक्सरसाइजेस, जिम, योगा ऑनलाइन देखना चाह रहे हैं। तो डिफरेंट जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उसको सामने रख के इन सवालात के जवाब दीजिए। तो सवालात इस दफा ज्यादा हैं, वर्कशीट में भी काफी सवालात हैं, और उसकी वजह ये कि इन्हीं सवालात से आपके जवाब निकलेंगे। या तो आप 101 हम कोचिंग कर रहे हो, हमारे साथ सामने बैठे हो, हम 2-3 घंटे 5 घंटे बैठ के एक लंबा सेशन लें और वहीं पे आपसे सारा लिखवाएं और काम कराएं और एंड में आपको बताएं कि ये चीज है, या आप खुद बैठ के डू इट योरसेल्फ करें और इसको सॉर्ट आउट करें। जैसे कम्पिटिटिव असेसमेंट है कि व्हाट आर योर कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। आपका जो राइवल कंपिटिटर है, अगर फर्स्ट करें आप सोप बना रहे हैं, शैम्पू बना रहे हैं, कैंडल बना रहे हैं, आपका जो सेम फील्ड में राइवल है या आप कोचिंग कर रहे हैं, तो उसके साथ मुकाबला कीजिए कि आपके क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं, उसकी असेसमेंट कीजिए और खुद को उससे डिफरेंशिएट कीजिए। जरूरी नहीं है कि वो जो कर रहा है अब वो ही करे, आज उसने ये टॉक डिलीवर की, ये क्या, आप दूसरे पहलू को देखें जो उससे डिफरेंट हो। Then internal assessments. How does your current business emphasis fit with industry opportunities and competitive lead? इंटरनल असेसमेंट करें, अंदर की असेसमेंट, जैसे भी कस्टमर की इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट करते हैं, ये आपके बिजनेस प्लान की है। फिर उसके बाद स्ट्रेटेजी है कि क्या स्ट्रेटेजी जो है वो आप अगले 3 साल इसके लिए बनाएंगे, तरीकाकार क्या होगा आपका, तरीका वारदात जिसे बोलते हैं ना, कि किस तरह ये चीजें बेकेंगी और किस तरह आप करेंगे। क्या आपको 101 क्लाइंट से बात करनी होगी, उनको कोल्ड कॉल्स करनी होगी और उनको या मैसेजेस ईमेल ड्रॉप करने होंगे, या मार्केट में सर्वे करना होगा। फर्स्ट करें आपका मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट पड़ा हुआ है और वहां जाके स्टोर्स में जाके, तो इसके लिए या आप खुद करेंगे या यू हैव टू हायर समवन जो रिसर्च करते हैं और आपको डाटा ला के दें। ठीक है, तो इट कैन बी जब साल हो जाए, एक तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इंसान रिसर्च करता है, वो तो गैप्स मालूम करने के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट आना चाहिए, लेकिन जब आ जाए तो उसके बाद ये रिसर्च है। एंड व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ मेजर स्ट्रेटेजिक इन चेंज। तो अगर 5 साल 3 साल का प्लान कर रहे हैं तो ये भी देखिए कि इसका असर क्या होगा। इट्स कॉल्ड लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी वो अपॉर्चुनिटी आपको क्या कीमत उसकी देनी पड़ रही है। यानी कि एक काम है आपको करना है और आपको लगता है कि भाई इसमें 20,000 या 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, आप फाइनेंशियल का रोना रोते हैं कि यार पैसे नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन दैट। ठीक है, अगर आप नहीं करते, आप 5 महीने बाद भी आपके पास 2 लाख नहीं आते, आप वहीं पे खड़े हैं, आप स्टिल कहते हैं पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, आ जाएंगे, बट कहाँ से आएंगे? बिकॉज यू हैव टू क्रिएट इट, कहीं से भी नहीं उगते। अब अगर आप फर्ज करें ऐसा कहते हैं कि चले मुझे 2 लाख रुपए एक बंदा तो नहीं देगा, मैं इसे कहते हैं ना क्राउड फंडिंग, 4 लोगों से या 5 लोगों से 25-25 हजार लेके में इन्वेस्ट कर दूं, और जैसे ही वो रिकवरी हो मैं उन लोगों को हर एक को 1 महीने 2 महीने 3 महीने का टाइम देके आहिस्ता आहिस्ता वो पेमेंट कर दूं, तो आपकी क्या होगी, वो टाइम जो है आपका बच जाएगा। तो अगर 6 महीने या 1 साल आप इंतजार करते हैं कि आपके पास पैसा आएगा तो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे और तब होगा, तो हो सकता है 6 महीने बाद वो चीज जो 2 लाख की आपको पड़ रही थी वो आपको 3 लाख मजीद इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है और हर चीज में फिर इवन रॉ मटेरियल भी अगर आपको करना पड़ता है तो उसकी भी कीमत बढ़ती जाती है। सो बिजनेस हमेशा रिस्क है और बिजनेस वही लोग कर सकते हैं जो रिस्क टेकर्स होते हैं। सो एंटरप्रेन्योर्स का दूसरा नाम ही रिस्क टेकर्स है, और जितना बड़ा रिस्क होगा बेशक नुकसान भी बड़ा हो सकता है बट प्रॉफिट भी उतना होता है। और बाज औकात आप 90 तोले लेते हैं रिस्क के ज्यादा नुकसान ना हो, लेकिन अगर आपको चांसेस उसमें ज्यादा फायदे के नजर आ रहे हैं और आपको लगता है, आप कॉन्फिडेंट है, देन वो रिस्क ले लेना चाहिए। देन फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल रिटर्न ऑफ योर स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब रिस्क आप तब लेंगे कि आपका 2 लाख आपने किसी से लिया और आपको फाइनेंशियल उसका फायदा क्या होगा, ठीक है, रिटर्न क्या आएगा। अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ।
आपको कुछ कॉम्पिटेंसीज की कमी है, वीकनेसेस हैं, जिसके लिए आपको कुछ कोर्सेज लेने हैं। फर्स्ट करें, आपको कैनवा पे बनाना है, या आपको मार्केटिंग सीखनी है, सेल्स सीखनी है, या इवन स्टिल आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है कि इसकी प्लानिंग मैं कैसे करूं। ठीक है, जैसे हमारा इनक्रेडिबल यू प्रोग्राम है 6 मंथ का, जिसमें हम 0 से लेके एन तक आपको सारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट और उसको कैसे लेके चलते हैं, उसको टूल्स के जरिए, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बने हुए टूल्स हैं, उसके जरिए हम आपको कराते हैं, और वो 100% जो परफेक्ट होता है। सो अगर इस तरह के आप कोई कोर्स लेते हैं, ठीक है, और उसके करने के बाद आपने फर्स्ट करें अगर इसमें 2 लाख इन्वेस्ट किया उस कोर्स में, और वो सीखने के बाद आप बिजनेस से फौरन 4 लाख कमा लेते हैं, तो आपको डबल प्रॉफिट हो गया। यू विन, यू लर्न दैट। कोई कोचिंग कोर्स आप सीख लेते हैं, और उसी कोचिंग कोर्स को फर्स्ट करो, आपको 50,000 का आपने सीखा है, और आप आगे से 5 लोगों को वो सिखाते हैं, 25-25 में सिखा रहे हैं, 12-12 में सिखा रहे हैं, जो 4 लोगों से आपकी फौरन रिकवरी हो जाती है। तो क्या हुआ, उसका फाइनेंशियल प्रोजेक्शन क्या हुई, आपको उससे रिटर्न आ गया। देन रिस्क जो है, इसका कि व्हाट स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स हैव यू कंसीडर। ठीक है, रिस्क के लिए हम जो कंटीजेंसीज हैं, ये स्ट्रेटेजिक अल्टर, यानी इसमें रिस्क क्या है। तो रिस्क के लिए आपने जो प्लान बी रखा हुआ है, प्लान बी क्या है इसके लिए, क्योंकि हमेशा एक एग्जिट होना चाहिए, चाहे कोई भी आपका बिजनेस प्लान हो या काम। होप यहाँ तक क्लियर। कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो आपने, या कुछ इंट्रोड्यूस करना हो, पूछ सकते हैं, चैट में बताइए। क्लियर है, टाइप कीजिए यस इट इज। थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट शो करिए कि मुझे मालूम हो कि वाकई ही समझ आ रहा है और आप सुन रहे हैं इसको। जी यस जी, अनम्यूट कर लें। जी रुबीना। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मेरा दरअसल एक क्वेश्चन था कि किसी भी बिजनेस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, डेफिनेटली। और अगर हम लोग वो जो है उसे अगर हम होलसेल में सेल करना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा स्टॉक खरीदना पड़ता है, और रिटेल में सेल करना चाहें तो हमें फिर वो थोड़ा थोड़ा करके भी हम सेल परचेज कर सकते हैं। बट अगर हम लोग होलसेल में सेल करना चाह रहे हैं तो उसमें हम, जहाँ तक मैं समझती हूँ, मेरा एक आइडिया है कि उसमें 2-4 लोग आपस में पार्टनर बन के फिर वो वहाँ होलसेल की एक जो बड़ी शॉप होती है या फिर कोई फैक्ट्री होती है, वहाँ से जब परचेज करते हैं तो इसमें हमें फ़ायदा, हम वो थोक कहते हैं, लाइक स्टॉक में हम उसे परचेज कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद का जो मामला होता है वो पार्टनर्स वाला, वो पार्टनर्स आपस में कहीं गड़बड़ी जो करते हैं उसके बारे में बताइएगा कि वहाँ से कहाँ से हम जो है सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे कानून आता है, यहाँ पे लॉयर्स आपकी मदद करते हैं कि आप हमेशा जो भी बिजनेस करते हैं मुआहदा करते हैं, ठीक है, कि ये हमारा बिजनेस प्लान है, इसमें हर पार्टनर का इतना शेयर होगा, इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। अगर फर्ज करें आप 1 लाख कर रहे हैं, तो 25-25 करके 4 इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उस पैसे से आप उस वो कैपिटल मनी है, उससे आपने सामान खरीदा है, देन उस सामान से जो प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के या एक्सपेंसेस निकाल के जो प्रॉफिट है वो कितना डिवाइड होगा और री इन्वेस्ट कितना होगा। तो कानून सबसे ज्यादा जरूरी है। एमओयू साइन हो आपका, बाकायदा सही तरीके से आपने उसका एग्जिट प्लान बनाया कि अगर ना चल पाए तो क्या होगा, फिर कोई मसला नहीं होगा आपको। ठीक है ना, लड़ाई तो तब मतलब आती है जब आपने तय ना किया हो, जब तय किया हो तो फिर तो मसला ही नहीं होता। क्योंकि मैम मैंने कई मर्तबा कोशिश की, क्योंकि बड़े-बड़े होलसेलर्स जो होते हैं ना, वो अकेले बंदे की बस की बात नहीं होती है एकदम से कोई भी सामान परचेज़ करना। जी, लेकिन जब हम कुछ लोगों को अपने साथ में मिलाते हैं, या वो हम पे ट्रस्ट नहीं करते या हम उन पे ट्रस्ट नहीं करते। बिजनेस ट्रस्ट और ऑनेस्टी के बगैर तो चल ही नहीं सकता। यू हैव टू ट्रस्ट, तभी चलेगा। जी श्री। जी बहन, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि
माशाल्लाह से हम लोग सारे कुरान पढ़े हुए हैं, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि लिखकर मुआहदा करो। 100 बात की एक बात, ठीक है। और फिर माशाल्लाह जैसे गजाला जी ने पहला ही जुमला कहा कि कानून है, तो लॉयर से कंसल्ट करते हैं। पार्टनरशिप जब की जाती है तो लॉयर से कंसल्ट करना बेहतर रहता है, क्योंकि जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें जो भी इनिशिएटिव लेता है, यानी जो भी पहले प्रपोज करता है उस कॉन्ट्रैक्ट को, अ, उसी की पकड़ होती है। ये यूं समझे कि सारी बात उसके ऊपर आती है, लिहाजा उसको एक दफा वकील से कंसल्ट करा लें तो बेहतर है। दूसरा ये कि ये भी हो सकता है कि आप ऐसे लोग ढूंढें जो आप पर ट्रस्ट करते हों, और फिर ये कि ट्रस्ट करने के लिए क्या गारंटीज हो सकती हैं, उसके ऊपर काम किया जाए। ठीक है, मतलब होमवर्क आप अच्छा करें, 3 महीने लगाएं, 6 महीने लगाएं, जल्दबाजी में करने की जगह, तो वो आपको ज्यादा फायदा देगा, बजाय इसके कि घबराहट बौखलाहट में जल्दी जल्दी शुरू कर दें। स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग, यानी बड़ा सोचें, थोड़े थोड़े बेबी स्टेप्स लेके करें, और बाकायदा मशवरे के साथ करें, कानूनी मशवरा जरूर लें। और जी, आज इंटरनेट साथ नहीं दे रहा। जी श्री। जी, इंटरनेट का कुछ इशू हो गया था। जी जी। सो ये ये सारे जो बेसिक स्टेप्स हैं ये अहम है, क्योंकि अब जो है रोड मैपिंग का काम शुरू होगा कि आपने अपना रास्ता जो है वो बनाना है। हो सकता है कि आपने जो ऑलरेडी बने हुए रास्ते हैं वो उन पे चलना है, या फिर आपने अ, एक नया रास्ता शुरू करना है। जैसे पहले बॉटल्ड वाटर तो नहीं था ना, पानी बस नलों में जी। तो जैसे पहले बॉटल्ड वाटर नहीं था तो पानी किस तरह इस्तेमाल होता था, लेकिन फिर जरूरत पड़ी तो वो अब एक माशाल्लाह बाकायदा एक बन गया। बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है बॉटल्ड वाटर की। हम्म, और आपको हर लेवल का सस्ते वाले से लेके और महंगा तरीन तक मिल जाता है हम्म। पानी। ठीक है आपको ना? तो इस तरह से आपको चूज करना है कि आप क्या करिए और किस तरह से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो वही वाली बात कि आपको गैप ढूंढने हैं, किस चीज की जरूरत है। इस पे एक इंडियन मूवी भी बनी हुई, मुझे इस वक्त उसका नाम नहीं याद आ रहा, बट लाइक एक कंपनी थी जो कि पानी बेचती थी। तो उनका पानी नहीं बिक रहा था, तो व्हाट दे डिड, उन्होंने कहा कि भाई अगर हम म्यूनिसिपल कमेटी के नलके बंद करा दें और 2-3 दिन के लिए पानी ना आए, लोग हमारा बॉटल्ड पानी खरीदना शुरू कर देंगे। तो डेफिनेटली बॉटल्ड पानी तो उनने खरीदा पीने के लिए, बट यू नो कि वॉशरूम के लिए वो बॉटल पानी तो नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो उसी कंपनी का बंदा जो कि उसमें काम कर रहा था, व्हाट ही डिड, he provided the गजाला जी, toilet. हमारे साथ पुलिस वाले भी मौजूद हैं ग्रुप में, वो हम गलत चीजें नहीं सिखा सकते। Okay, no, they provided the toilet पर paper. मतलब एक आइडिया है। Yeah. मैम आपको मजे की बात बताऊं, हम लोग मिनरल वाटर ही यूज कर रहे हैं, हमारा पानी 2-3 दिन से नहीं आ रहा। लेकिन बाथरूम के लिए देन अगेन यू नीड अ टॉयलेट पेपर ना। तो वो मैं कह रही हूँ कि जो बंदा उस कंपनी में काम करता था, व्हाट ही डिड, कि प्रॉफिट बनाने का तरीका अब क्या है कि टॉयलेट पेपर्स को लेके आओ, थोक में उसने टॉयलेट पेपर, उसने कहा कि भाई पानी इट्स एक्सपेंसिव, सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बाथरूम के लिए तो आप नहीं कर सकते। सो एक नया बिजनेस एकदम, जैसे कोविड आया और आपको, हालांकि कभी सैनिटाइजर जिंदगी में यूज नहीं किए थे, मास्क, और उसका बिजनेस हर एक ने बिजनेस खोल लिया उसका मास्क बनाने का। सो दैट्स द, हाँ, ट्रेंड ये राज ट्रेंड की देख के बातें, ना। हाँ राज की बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। जी। सो 5 लेवल प्लान एग्जाम्पल इसमें सिंपल सी, कि आप ग्रोथ कैसे करेंगे, ठीक है, उसका थीम बनाएंगे। देन आपके गोल्स हैं कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कितने % से ग्रो करना है। अब ऐसा नहीं है कि इस
महीना सेल हुई, दूसरे नहीं हुई, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉर दैट। और कि अगर अभी ये आया है तो हमें कितना मजीद सेल्स एंड मार्केटिंग की जरूरत है, या अगर एक साल में इतना हमें प्रॉफिट हुआ है, 10 लाख का हुआ है, 15 लाख का या 6 लाख का, अगले साल हमें इसमें मजीद क्या इम्प्रूवमेंट करनी है ताकि वो डबल हो और ट्रिपल हो। Objectives like increase sale by एग्जैक्टली 5 million, then strategy develop account specific sales strategy, and like एक तो हमने बात कर ली ना कस्टमर की, हमने बिजनेस की, अब आपकी फाइनेंशियल गोल्स की बात हो रही है कि अकाउंट स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आप कमीशन बोनस स्ट्रक्चर क्या देंगे, अब अगर आप किसी को हायर कर रहे हैं तो या और कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसमें बोनस आप क्या दे रहे हैं कि भी ये बोनस है, इस बाय वन गेट वन फ्री वाला, ये इस तरह की, ठीक है। देन ये ईयरली टाइम लाइन है, इसमें महीने लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप टाइटल्स दे सकते हैं, इसको आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं हर महीने का कि इस महीने में। उसकी वजह ये कि जब एक दफा ब्लैक एंड व्हाइट पे आ जाता है तो वो क्रिएट हो जाता है, जब क्रिएट हो जाता है तो आपको समझ भी आ जाती है कि इस प्रोग्राम को, ये इस प्रोसेस को ऐसे लेके चलना है। अगर सिर्फ दिमाग में सोचते हैं तो अगले दिन दिमाग में इतना कुछ आ जाता है कि पिछला वॉश आउट हो जाता है। जी, तो ये हमारा प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म होती है। एंड जी श्री, यस प्लीज। जी। और ये कि फिर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और सर्विस टू सर्विस डिपेंड करता है। अब जैसे पानी है, खाना है, ये वो चीजें हैं जो रुकती नहीं है, कैसा भी मौसम हो, कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन कपड़ों का बिजनेस जो है वो वेरी करता है। शादियों का सीजन होता है तो नौयत अलग होती है। इसी तरह से मजहबी जो फोकस के महीने होते हैं तो उसमें उस हिसाब से होता है। और अपना जैसे झंडियों का है तो वो जब पाकिस्तान डे, कोई भी नेशनल डे होता है, उसमें झंडियों का ज्यादा होता है। सीजनल कुछ काम होते हैं, तो अगेन डिपेंड करता है कि आपका काम किस नौइयत का है। उस हिसाब से उसकी वर्किंग होती है, उस हिसाब से आपने देखना होता है। और ये जो ईयरली टाइमलाइन है ये बे इंतहा काम की है, इसलिए कि एक दफा जब आप इसको कागज पे उतार लेते हैं, दिमाग को खाली छोड़ें क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। कागज पे उतारने से आपको क्लियरली ये पता चल जाता है कि ये महीने वो हैं जिसमें लोग नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो क्योंकि उसमें सेल लगानी पड़ रही है फिर। हाँ, अब मतलब उसमें सेल लगाएं या उससे पहले सेल लगा या सकते हैं। या दैट्स मिसाल के तौर पे अभी जैसे रमजान आ रहा है, बहुत सारे लोग रमजान में सेल लगा लेते हैं। बहुत सारे लोग रमजान से पहले खरीदारी कर लेते हैं कि हमें रमजान में सिर्फ इबादत पे फोकस करना है, तो उस मार्केट को कैप्चर करने के लिए आप रमजान से पहले एक सेल लगा मजे की सकते हैं। बात बताऊं कि सऊदी अरेबिया में ईद के बाद सेल लगती है, यू नो, क्योंकि लोग हाँ, ये भी होता है। ईद के लिए उन्हें मस्त शॉपिंग करनी है। अब अगर सेल नहीं भी है, दे हैव टू बाय, ठीक है, वो लोग हम्म। खरीद लेते हैं हम्म। और वहां नया प्रोडक्ट निकल जाता है। अब जो नहीं बेका, ईद के बाद सेल लगा लेते हैं और लोग फिर उसको खरीद लेते हैं कि बड़ी ईद में काम आ वेरी गुड जाएगा। पॉइंट। या इस राइट। तरह सऊदी राइट। अरेबिया में ये होता है, हमेशा ईद के बाद सेल लगती है, क्योंकि ईद में मजबूरी होती है, हाँ, दे हैव टू बाय। एंड आफ्टर ईद के ओके चलो अगली ईद में काम आ जाएगा। और अभी क्लियरेंस सस्ता है, क्लियरेंस अभी सेल हो सस्ता है, जाती है। हाँ अभी सस्ता है, सो क्लियरेंस सेल है, लेट्स बाय इट, ऐसा है। हाँ, जैसे जैसे अगली सर्दियों में आने से पहले गर्मियों में स्वेटर्स बिकना शुरू हो जाते हैं कि ये क्लियरेंस सेल है। एग्जैक्टली। इस तरह के आइडियाज तभी आते हैं जब आपका होमवर्क हुआ हुआ। और जब आप एक मास्टर लिख के। माइंड में बैठे हो, जब आप 10-12 लोगों के साथ बैठते हैं और 10-12 आइडियाज और दिमाग इकट्ठे होते हैं और वहां से ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, कलेक्टिव एनर्जी आती है और इनोवेशंस आती हैं। सो मास्टर माइंड, बिजनेस मास्टर माइंड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो की ऑफ द वीक। जी, सो Shiri, would you like to talk on the हमारी वर्कशीट? वर्क वर्क हाँ, वर्कशीट, जी बिल्कुल। वर्कशीट के ओवर लिए टू यू। आप अलाउ कर दीजिए तो मैं शेयर स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ओके, मैं आपको होस्ट बना देती हूँ। जी, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच।
तो ये हमारा सॉरी सारी चार्ट्स दिख रही हैं एनीवे अच्छा जी, ये हमारी वर्कबुक है। इसमें एक तो वही वाली चीज जिसमें पूरा ओवरव्यू आपको बिजनेस मॉडल का मिल गया कि आपकी कोर वैल्यूज, ये चेकलिस्ट है बेसिकली आपकी कि आपकी क्या कॉम्पिटेंसीज हैं, किसको आपने सर्व करना है, करना चाहते हैं आप, कहाँ आप पोटेंशियल देख रहे हैं, क्या प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, मार्केटिंग कैसे होगी, मैनेजमेंट कैसे होगी। अब इसका सीक्वेंस आपके हिसाब से हो सकता है कि कुछ चीज़ों में आपकी तैयारी होगी, कुछ चीज़ों में नहीं। उसकी असेसमेंट आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे आप एक और दायरा बना के और इन खानों को आगे भी बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले जो है आपको स्मार्ट गोल्स बनाने। स्मार्ट फोन इस्तेमाल करते हैं ना, तो गोल्स भी स्मार्ट बनाएं कि आपको बिल्कुल स्पेसिफिकली पता हो कि स्पेसिफिक टॉपिक क्या है, स्पेसिफिक आपकी क्या मार्केटिंग होगी, स्पेसिफिक प्रोडक्ट क्या आपने करनी है, स्पेसिफिक टारगेट मार्केट क्या है, वगैरह वगैरह। जितना आपको बिल्कुल मखसूस चीज मालूम होगी, आपको अपना काम करना आसान होगा। क्योंकि अगर कोई जॉब पर्सन है तो उसके लिए बिजनेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, या ये कि खुद कभी जॉब नहीं की, घर वाले या खानदान वाले सब हमेशा जॉब ही करते रहे हैं, तो बिजनेस कैसे चलता है वो उसका आइडिया नहीं होता, तो बहुत जल्दी वो बौखला भी जाते हैं और हौलाहट भी हो जाती है। लिहाजा जितना आपका क्लियर प्लान होगा, उतना ही आप उसको बेहतर मेजरेबल बना सकते हैं कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी सेल्स हो रही है। मतलब एक सेल हुई इंसान खुश होता है, 2-3 सेल हुई खुश हो गया, लेकिन हमारे माहाना टारगेट क्या है, माहाना हमारी जरूरत क्या है। तो अगर हम कम अचीव कर रहे हैं तो उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारा मेजरेबल से होता है। और जाहिर है कि उसको अचीवेबल बनाना, हम समझे कि जी मैं एक पोस्टर डाल दूं और क्लाइंट्स की बारिश होने लगेगी, तो ये नहीं होता। इसको अचीवेबल बनाना होता है और इसको रेलेवेंट और रियलिस्टिक भी, कि किस तरह से ये काबिल हुसूल बनेगा हमारे लिए। और टाइम बाउंड के 1 महीने में हमारी क्या है रिक्वायरमेंट, या किसी किसी महीने में क्या होगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी महीने में टैक्स पेमेंट करनी है, जैसे मिसाल के तौर पे सितंबर में टैक्स पेमेंट होती है, सो उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं कि नहीं है, एंड सो ऑन। इस तरह से टाइम का हिसाब लगाना, और ये कि आपने ये काम करना है तो कितने अरसे में होना चाहिए, या उसका दौरानिया क्या होगा। अगर आपने पोस्ट बनानी है तो कंटेंट बनाने के लिए आपको कितना टाइम दरकार है, कब कब आप पोस्ट करेंगे वगैरह। तो ये टाइम का लिहाज रखना जो है वो आपके काम में आता है। और फिर एक दफा जब आपने एक मेजर प्लान बना लिया, तो उसको फिर छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में करते हैं। आप कहें कि जी मार्केटिंग, तो मार्केटिंग में कब कब किस किस महीने में, किस किस हफ्ते में कितने दिन की मार्केटिंग कैंपेन वगैरह, ये एक मिसाल मैंने बताई है। इसी तरह से कामों की भी थोड़ा सा होमवर्क है, थोड़ी सी मेहनत तलब है, लेकिन बाद की मुश्किलात झेलने से बेहतर है कि ये मेहनत पहले या साथ के साथ की जाए, ठीक है। और इसी तरह से टाइमलाइन डेवलपमेंट की बात हो चुकी। फिर आगे ज़ाहिर है एलोकेट रिसोर्सेज, कहीं पर आपको लोगों की ज़रूरत होगी, कहीं आपको वसाइल की ज़रूरत होगी। तो अभी हमारी एक पार्टिसिपेंट ने पूछा था कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, तो आपको मैं बताती चलूँ कि 10 साल से ऊपर का अरसा हो चुका है और पेड मार्केटिंग मैं नहीं चलाती। मैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग करती हूँ, जिसमें कि व्हाट्सएप और फेसबुक इस्तेमाल करती हूँ, लिंक्डइन इस्तेमाल करती हूँ, और अ, उसी के ज़रिए करती हूँ, जिसमें कुछ पैसों का खर्चा नहीं होता। टाइम ज़ाहिर है कि लगता है, और वो आपकी रिसोर्स है अगर आपके पास टाइम है तो। और इसी तरह से आपको और चीज़ें भी देखनी होती है कि अगर आपको एक सरमाया बेसिक स्टार्ट करने के लिए, प्रोडक्ट है तो ज़ाहिर है कि सरमाए की ज़रूरत होगी। और ये कि अगर उसको जारी रखना है, और अगर आपको उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ट्रैवल के लिए,
चाहिए, तो वो सारे आपको एलोकेशंस का हिसाब किताब रखना होगा कि इसको आप कैसे मेंटेन करेंगे। फिर रिस्क असेसमेंट के इसमें क्या रिस्क है। बाज़ औक़ात ये होता है कि रिस्क 1-2 होते हैं लेकिन बहुत भारी भरकम होते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि छोटे-छोटे बहुत सारे रिस्क होते हैं लेकिन इतने ख़तरनाक नहीं होते। तो अगेन प्लस माइनस आपने देखना है क्योंकि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, उसी हिसाब से आप उसकी रिस्क की असेसमेंट करेंगे। और ये कि पार्टनर रखने हैं, नहीं रखने हैं, कैसे रखने हैं, उनकी क्या खूबियाँ होनी चाहिए और किस चीज़ों से आपको खबरदार रहना ज़रूरी है। ये सारी मालूमात अब तो नेट पे भी मिल जाती है। तो और फिर फाइनल जो है एक प्रॉपर वकील से आप उसको ले लें मशवरा, तो बहुत अच्छा रहता है। और फिर इसी तरह से माइलस्टोन्स, जैसे आपने अगर रोड ट्रैवल की है, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक जगह से दूसरी जगह में वो लिखा होता है कि फलाँ जगह इतने किलोमीटर बाकी, इतने किलोमीटर बाकी। तो ऐसे आपको अपने भी माइलस्टोन्स करने होते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हमारे ये माइलस्टोन्स होंगे, ताकि आप अपनी अचीवमेंट को मेज़र भी कर सकें और असेस कर सकें कि हाँ, मंज़िल आपके बहुत करीब है। और फिर ऑब्वियसली रिसोर्स प्लानिंग के क्या-क्या रिसोर्सेज़ आपको चाहिए होंगे और क्या-क्या बजटिंग चाहिए होगी कि अ, कितने पैसे, कितना वक़्त, अ, क्या-क्या चीज़ें, एक लैपटॉप चाहिए होगा या सिर्फ़ मोबाइल से काम चल जाएगा एंड सो ऑन। या किताबें चाहिए होंगी, जैसे अटेंडेंस शीट चाहिए होगी या मतलब अटेंडेंस रजिस्टर चाहिए होगा और अकाउंटिंग का रजिस्टर चाहिए होगा वगैरह-वगैरह। ठीक है? तो उस हिसाब से आप फिर अपना इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाते हैं कि उसको आप कैसे कौन क्या-क्या काम करेगा, क्या-क्या टास्क हैं, कितना टाइम लगेगा, ये सारी आपकी होमवर्क होता है। और ऑब्वियसली स्टेक होल्डर कौन-कौन है, किस अ, ज़ाहिर है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं यानी हमारा पोटेंशियल कस्टमर या क्लाइंट, तो उसकी क्या अ, उसका क्या एट स्टेक है। जितना ज़्यादा महँगा प्रोडक्ट होगा, उतना ही ज़्यादा उसके स्टेक्स हाई होंगे और उतना ही उस वो मोहतात होगा। ठीक है ना? और फिर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन वही है जो आसान ज़बान में ऊपर मेंशन कर दिया गया था कि स्मार्ट गोल्स हों, तो आप तभी मेज़र उसको कर सकेंगे और वक़्तन-फ़वक़्तन यानी वीकली और मंथली आप उसको असेस करते रहें। इसी तरह ईयरली असेसमेंट करते रहें। जो लोग जॉब पे हैं उन्हें पता है इवैल्यूएशन होती है, हर 6 महीने में इवैल्यूएशन होती है। तो यही चीज़ उर्दू में भी आपके पास यहाँ पर दे दी गई है, शेयर कर दी गई है। इसके बाद टाइम वर्सेस प्राइस, यानी आपको पता हो कि आपका कितना वक़्त लगना है। सो सबसे पहले जो आपको करने की ज़रूरत है, अगेन इसकी भी मैंने गूगल ट्रांसलेशन कर दी है। 2020 लिखा हुआ है, आप इसको चेंज कर सकते हैं डेट को। बहरहाल, सो एक आप मिनिमम से मिनिमम रखें। अब अगर ₹100 की चीज़ है तो आप उसको ₹50 में तो नहीं बेच सकते ना, नुकसान तो नहीं करेंगे। तो अब आपको देखना है कि मिनिमम से मिनिमम अगर मैं ब्रेक इवन भी कर लूँ, ब्रेक इवन का मतलब है कि जितना डाला था उतना ही मिल भी गया, तो आपकी कॉस्ट रिकवर हो गई। लेकिन ज़ाहिर है प्रॉफ़िट के लिए इंसान बिज़नेस करता है, तो उसमें फिर आप 10% या उससे ऊपर जो आप रख सकते हैं, या अगर सेल भी कर रहे हैं तो कितना मार्जिन कम से कम इतने में आपने रखना है, वो एक प्राइस आप अपने लिए मुख्तस कर लें, लिख के रख लें। और अ, इसी तरह से हाईएस्ट का भी एक रख लें और दोनों का एक एवरेज निकाल लें कि मिनिमम इतनी अमाउंट, ठीक है? तो इस तरह से आपको हिसाब लगाना अ, अच्छा हो जाता है कि आप लोएस्ट क्लाइंट इंटरेस्ट जो है वो प्राइस पॉइंट क्या होगा कि कम से कम क्या आप इसको कर सकते हो। और यही फिर हर महीने करें कि भई इस महीने एटलीस्ट इतनी अमाउंट मुझे चाहिए और इतने आवर्स मैं काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस तरह से आपको पता ये चल जाएगा कि अगर फ़र्ज़ करें आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और साइड बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको लाज़मन किसी असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि फैमिली मेंबर भी हो सकता है। कि भई दिन में उसने देख लिया, आपके फ़ेसबुक पोस्ट या व्हाट्सएप पोस्ट वगैरह ग्रुप उन्होंने देख लिया फैमिली मेंबर्स ने और रात में आके और आपने रिपोर्ट ली कि भई क्या हुआ, क्या रहा, क्या रिस्पॉन्स था
और यह हफ्तावार आपने जब इतवार को छुट्टी है क्योंकि सारा हफ्ता तो जॉब कर रहे हैं, तो इतवार को या जुमे को जो जो भी आपकी छुट्टी का दिन है उस रोज आपने उसको एक ओवरऑल एनालिसिस कर लिया। फेसबुक अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें तो वैसे ही इनसाइट्स आती रहती हैं, ठीक है ना। तो आपको एक अंदाजा हो जाए कि अगर आप फर्ज करें टीचिंग भी करते हैं तो कितना वक्त लग रहा है, थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी होती है या क्या जरूरत पड़ती है उसमें, कितनी मेहनत की, ठीक है ना। और इसी तरह से आप फिर अपने पैकेजेस बना सकते हैं कि हाई पेइंग क्लाइंट्स आपको कितने चाहिए, लो पेइंग क्लाइंट्स कितने चाहिए होंगे और मीडियम कितने होंगे, क्योंकि जब आपने एक अमाउंट मुख्तस कर ली तो फिर आप उसमें से डिवाइड कर सकते हैं कि भाई अगर फर्ज कीजिए कि 5,000 है तो और इंस्टॉलमेंट्स में आप दे सकते हैं, तो जो 500 इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हैं तो 10 महीने पे पूरे होंगे, तो 5,000 की रकम कितने लोगों से होगी। अक्सर लोग बीसी डालते हैं तो ये हिसाब किताब करना उनके लिए आसान होता है। तो यही चीज आप हाई लो और मीडियम प्राइस के क्लाइंट्स के लिए कर सकते हैं। और फाइनली हर 30 दिन में एक असेसमेंट करें कि इस महीने मैंने इतने बनाए, हाई ऑफर से या लो ऑफर से या मीडियम ऑफर से, ताकि आपको पता चले कि ट्रेंड क्या चल रहा है और किस तरफ आप इसको बेहतर कर सकते हैं। बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि जी अ, सस्ता रखेंगे तो ही लोग लेंगे, बाज़ औक़ात सस्ता लोग नहीं खरीदते। बाज़ औक़ात महँगा लोग इसलिए खरीदते हैं कि महँगी है चीज़ तो अच्छी होगी। अगेन डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट क्या है, आप पर कितना लोग ट्रस्ट करते हैं, आप कितना उनके साथ एंगेज करते हैं, कस्टमर सर्विस आप उन्हें कैसी देते हैं, क्लाइंट से खरीदने से पहले कैसे डील कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। एक उसमें मैं काम करती थी एक ऑफिस में जो था ही ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से मुतालिक और मार्केटिंग भी वो करते थे लोगों की, तो उसमें उनका तरीका था मिस्ट्री शॉपिंग का, जिसमें कि क्या होता था कि वो अपने ही ऑफिस के लोगों को और उनकी फैमिली को भेजते कि फलां कंपनी में जाना है या फलां शॉप पे जाना है और वहां पर आपने एज अ कस्टमर वहां पर आपने वो करनी है कि खरीदारी या मालूमात, और देखें कि वहां पर ऑब्जर्व करें कि सेल्समैन कैसे बात कर रहा है, लोग ध्यान भी दे रहे हैं या बैठे हुए मोबाइल पे खेल रहे हैं वगैरह। तीन एज अ मिस्ट्री शॉपिंग, अब वो तो समझेंगे कि प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है, लेकिन आपको पता है कि आप वहां पर ओवरऑल उसको असेस करने जा रहे हैं कि भाई वहां पर क्लाइंट डीलिंग कैसी हो रही है, खासतौर पे जहाँ सेल्स कम हो रही होती है तो वो फिर इस तरह से करते हैं। आप लोगों ने ये भी सुना होगा, अक्सर फोन कॉल्स हम करते हैं तो कहते हैं कि क्वालिटी के मयार को बरकरार रखने के लिए ये कॉल रिकॉर्ड की जाएगी, तो वो सारी कॉल सुनी जाती हैं कि भाई हमारे जो एजेंट्स हैं, कॉलिंग एजेंट्स हैं, वो किस तरह से बात कर रहे हैं और सामने वालों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है वगैरह। बिला थकान बोलती चली गई। आई होप आप लोग सब जाग रहे हों। जी, एनी क्वेश्चन? जी, हमारे पास अब जवेरिया और उम्मे ऐमन रह गई हैं, तो अगर इनका कोई सवाल है तो मोस्ट वेलकम। नहीं, वैसे सवाल कोई नहीं, मगर वाकई में बहुत दिमाग की बत्तियां रोशन हो रही है। क्योंकि पता है मैं अभी तक जो ना बहुत मैं जो आप लोगों का सुन रही थी ना, वो मैं गलत माइंडसेट सुन रही थी कि मैं अपने क्लाइंट के माइंडसेट से सुन रही थी। अभी अचानक से एक वो हुई, बेल बजी कि भाई मैं बिजनेस मुझे अपना बनाना है ना। क्लाइंट का तो मैं ठीक है मार्केटिंग कर रही हूँ, लेकिन ये सारे मैंने स्मार्ट गोल्स नहीं बनाए हुए, ये सब मैंने अपने क्लाइंट के लिए तो किया हुआ, मगर मैंने ये अपने लिए सब कुछ नहीं किया हुआ। तो एग्जैक्टली ये और फिर ये कि मतलब उनके लिए भी कर रहे हैं तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो बिजनेस का हिस्सा है। आप बिल्कुल। एक्सपेक्ट करें कि वो ऑब्जेक्ट करेंगे। हम्म एज एन एंटरप्रेन्योर का काम ही है कि उसको आउटस्मार्ट करना है या जैसे उसको राह वेबसाइट में दिखानी है, लिखा होता है ना, इन्फॉर्म्ड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डिसीजंस वो क्वेश्चंस। कैसे ले सकते हैं। हम्म जी, फ्रीक्वेंटली तो आस्क्ड वो आप क्वेश्चन, तो लिस्ट उसमें करें अपने ऑब्जेक्शंस पास। ही होती हैं सारी। जी, जी,
एब्सोल्युटली Yep. जी कंटिन्यू यही है। करें। तो अक्सर जो बिजनेसेस फेल होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि ये होमवर्क हुआ है वो ही नहीं होता। एग्जैक्टली बल्कि 99% यही मतलब। मैंने एक जमाने में कपड़ों का कारोबार शुरू किया था, कपड़े बना के बेचने का और ये सब कुछ। और अब मैं सोचती हूँ कि मैं एक्चुअली मैं उसको बहुत अच्छा ले जा सकती थी, बट बच्चे छोटे थे, नहीं पॉसिबल था, घर में जगह टाइम नहीं था। तो उसका फिर अब मेरे जहन में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आ रहे होते कि मैं ये कर सकती थी या मैं ये कर सकती थी। और अब मेरा ऑब्वियसली माइंडसेट उस तरफ नहीं रहा है, लेकिन यही है कि अपॉर्चुनिटीज वाकई में हम लोगों के पास शायद आती रहती है, लेकिन हम उनको ग्रैब करने की सकत भी शायद नहीं रख रहे होते कि जैसे अब मेरे पास एग्जैक्टली अभी वो ये है कि मैं अपनी मार्केटिंग का ही है। मेरे पास अब इतना टाइम नहीं होता कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं किसी और की मार्केटिंग का सोचूं, क्योंकि मेरे पास ये दो दो ही क्लाइंट है, मगर ये मेरे लिए इनफ है। विद माय जॉब दैट्स इनफ फॉर मी राइट नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह, वाकई में अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत। बट नाउ अब मुझे ये बात आप लोगों ने वाकई में बहुत, मैंने इससे मुझे ये बहुत फायदा हुआ है कि मैं आगे बढ़ूं और लाइक मैं मतलब मैं अपना एक प्लान तो बनाऊं ना। देयर इज नो प्लान, आई एम जस्ट गोइंग एज इट इज। जो पैसा आ रहा है वो मैं खर्च कर रही हूँ अपने घर में, उसको कोई मैं मजीद बढ़ाने के लिए या अपने किसी डेवलपमेंट के लिए कहीं नहीं बचा रही उसको। यू नो वो ये तो फिर जॉब होगी ना, यू आर नॉट अ एंटरप्रेन्योर, यू आर सेल्फ एग्जैक्टली। एम्प्लॉयड। ठीक है, आपको जो पैसे मिल रहे हैं वो आपकी तनख्वाह है और उसको आप खा इस्तेमाल कर लेती हैं, और एट द एंड ऑफ हाँ। द मंथ यू हैव नथिंग, तो यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। सो देयर इज अ डिफरेंस समझने का कि बिजनेसमैन, सेल्समैन, सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या फर्क है। सो आप जब तक री इन्वेस्ट नहीं करेंगी अपने बिजनेस में और एलोकेट कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि तंगी बर्दाश्त करनी पड़ती है कम से कम पहले 3 साल, कि आप उसमें से निकाले कुछ ना और उसमें री इन्वेस्ट करें ताकि वो बढ़े, या कोई पैसिव सही। इनकम का तरीका ले। जैसे वो तो तनख्वाह हो गई, आपके पास आया क्लाइंट, जो आया वो आपने इस्तेमाल हाँ कर लिया, एंड यू आर वेटिंग फॉर द अनदर क्लाइंट, राइट। सो इस एग्जैक्टली, माइंडसेट पे भी काम करना पड़ेगा आपको। सही बात है। ठीक। और फाइनल चीज ये है सबसे मजे की बात कि हम लोग बिजनेस मेंटोरिंग करते हैं और हम लोग ऑर्गेनिक मार्केटिंग सिखाते हैं। बाकायदा हमारा एक DIY ऑप्शन है, डू इट योरसेल्फ वाला, जो 1 महीने का है, और डन विद यू ऑप्शन है जिसमें कि हम साथ साथ मेंटोर करते हैं, साथ साथ आपकी चीज़ों को कंप्लीट कराना, इन वर्कशीट्स को कंप्लीट कराना। ये हम आपके साथ मिलके, सारी जिम्मेदारी हम नहीं लेते, लेकिन आपके साथ मिलके इसको मुकम्मल कराने में आगे इसको कैसे लेके चलना है उसमें हम हेल्प आउट करते हैं। वो 3 महीने का होता है क्योंकि हमें मालूम है कि इसमें टाइम लगना है। ठीक है, तो स्लो एंड स्टडी। बाकी ये है कि अगर बिलफर्ज किसी का फास्ट पेस हो तो हम उसके पेस को मैच कर लेते हैं। जैसे बाज लोग हैं, अभी हमारा DIY में एक हमारी हैं क्लाइंट जिन्होंने ज्वाइन इन किया है, और वो माशाल्लाह एक अच्छी खासी बड़ी वर्कशीट थी जिसको लोगों को करने में 1 हफ्ता लग रहा था, उन्होंने 1 दिन में करके दे दिया। हमने जी, उसी हिसाब से उसको मैच कर लिया, 1-2 दिन में उनको हमने रिस्पॉन्ड कर दिया। राइट, एग्जैक्टली। और वो हम कर लेते हैं, दैट्स एडजस्टेबल। लेकिन ये कि ये चीज़ें हैं, बाज़ औक़ात लोगों को इतनी बड़ी टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती है। वो कहते हैं कि बस क्विक फिक्सेस चाहिए, जैसे-जैसे मसला आता जाए मैं बताते जाऊँ। तो ये है कि हमने उसके लिए क्विक फिक्स ऑप्शन रखा हुआ है, तो हम उसमें रैपिड कोचिंग की अगर ज़रूरत है, बाज़ औक़ात मनी माइंडसेट होता है, क्योंकि पैसे से मुतालिक इतने ख़दशात होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, या नुकसान हुआ हुआ होता है, तो दूध का जला भी छाछ फूँक-फूँक के पी रहा होता है, राइट? तो इन सब चीज़ों से कैसे हम निकल सकते हैं या इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसके साथ कोप अप कैसे कर सकते हैं? ऐसे ही है जैसे जो माएँ हैं वो इस बात को बेहतर समझ सकती हैं कि बच्चा पैदा करना बहुत मुश्किल है। उनको पता होता है कि कितनी तकलीफ होती है, मतलब पहले के बाद तो पता होती है, लेकिन फिर भी और बच्चे पैदा करते हैं ना हम लोग। सही बात है। तो अ, तकलीफ को जानते हुए भी क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये एक बहुत रिवॉर्डिंग चीज़ है अल्लाह के यहाँ भी और पर्सनली भी, तो हम उस हिसाब से उसको करते हैं। सेकेंडली उसके लिहाज से हाँ, अपने वो लेवल को भी बढ़ा देते हैं, एक्सेप्टेंस को, उस बिल्कुल। तकलीफ के बर्दाश्त करने के लेवल को भी बढ़ा देते हैं
कि आपको पता होता है कि हाँ ये आनी है, एंड यू आर मेंटली रेडी फॉर दैट. सो सेम इज विद द बिजनेस. बिजनेस इज आल्सो योर चाइल्ड. उसको आपने नर्चर किया, पैदा किया, उसको क्रिएट किया, देन यू हैव टू टेक केयर. और उसके साथ जो तकलीफें हैं वो कनेक्टेड है. बर्दाश्त करनी। ठीक है. सही हाँ, बात है। जैसे बच्चे के लिए खाने पीने, रोटी कपड़ा मकान के गम के अलावा तालीम और शादी की भी फिक्र होती है. सेम इज विद द बिजनेस. उसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है. सही बात है। जी. तो आई थिंक इस की नोट के साथ आपसे इजाजत लेंगे. बाकी कुछ भी सवाल है तो ग्रुप में शेयर कीजिए. हफ्ता आपका है और मिलेंगे आखिरी हफ्ते में इंशाल्लाह नेक्स्ट इंशाल्लाह. मंडे. ओके जी. हाफिज. ओके थैंक यू जी, सो मच. रमजान मुबारक. यू वेलकम. और अपना टेस्टिमोनियल ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता हो कि काम का भी था या बस ऐसे ही. जी बिल्कुल. राइट, एग्जैक्टली. और जिन्होंने मिस ओके किया उनने क्या मिस किया वो भी होना चाहिए. सही बात है. शब बखैर. थैंक यू सो मच. अल्लाह यू हाफिज. वेलकम. खुदा हाफिज. अल्लाह हाफिज.